नमस्कार दोस्तों। प्रिंसिपल क्लास वन डिप्टी डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम है अभी सितंबर में, उसके लिए ये पार्ट टू है। इसके पहले एक पार्ट बनाया जा चुका है। थोड़ा समय के अभाव के कारण जल्दी जल्दी पार्ट नहीं बना पाया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और क्वेश्चन कैसे रहेंगे, पार्ट ए में आपने देखा होगा, उसी के नेचर से आपको इसमें क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, एक टेस्ट सीरीज भी है, उसके लिए एक नीचे लिंक दी गई है वीडियो की, आप उसको देख के चाहे तो परचेज कर सकते हैं। वो बहुत हेल्दी है, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन क्या है वो हम लास्ट में बात करेंगे। अभी पहली प्राथमिकता तो क्वेश्चंस की है, वो देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। अब ये क्यों रखा मैंने प्रश्न, ये भी मैं बता दूं। आंसर आपको दिख ही रहा है, कुछ ऑप्शंस हैं जैसे बर्लिन जर्मनी, अदीस अबाबा इथोपिया, जोहान्सबर्ग, पर्थ। मैंने पहले भी बोला है कि आंसर मैं इसलिए सीधे लेके चलता हूँ कि कई बार बोलने और टिक लगाने में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। तो अदीस अबाबा में। अब समझिए, देखिए एक्चुअल क्या होता है, कभी भी आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, जैसे लोकल हमारे यहाँ दैनिक भास्कर आता है, तो उसमें एक इंडो जर्मन टूल का ऐड आता ही है। मतलब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वो काम कराते हैं। तो एक्चुअली इंडो जर्मन कोऑपरेशन से, उसको अपन बेसिक बोले, इंडो जर्मन कोऑपरेशन या सहयोग से इसकी स्थापना की थी क्रिप्स की। यही भोपाल में सीएम हाउस, कहीं भोपाल का होगा कोई तो वो जानता होगा, सीएम हाउस जाते वहीं एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ क्रिप्स का। तो क्रिप्स है। और क्रिप्स जो है वो बकायदा 1997 से काम कर रहा है। ठीक है। अब आप कहोगे कि वोकेशनल से सीधे कैसे संबंधित है, तो मैं क्रिप्स की वेबसाइट के ऊपर आपको मोर देन 100 आपको जो है वो, अगर कहा जाए, पोस्टर्स बैनर जो है वो मिलेंगे। मैंने दो आपके लिए चुने। पहला आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद जो है वो एमपी साइड जो है वो एक कोई कोर्स कंडक्ट कर रहा है, अनुसूचित जाति जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। ठीक है। और ये कोर्स जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्रिस्प। ये पहला तो ये आपको दिख रहा है। इसमें अलग अलग कोर्स दिख रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स है। ठीक है। यहाँ पर सीएनसी ऑपरेटर का कोर्स है। ऐसे ये कोर्सेस आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरह के। ये सब स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स है। दूसरा एक और, के सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। ठीक है। यहाँ पर श्यामला हिल्स, मानस भवन के सामने, भोपाल, यानी सीएम हाउस के पास। यहाँ क्रिस्प ये लिखा हुआ है, क्रिस्प उच्च तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन की एक स्वशासी संस्था, ऑटोनोमस बॉडी है। और यहाँ ये जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, देख, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है, फिटर का है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन का है, बेल्डिंग का है, यही तो सिलेबस में है आपके। आप जो काम करेंगे, आप जब कल प्रिंसिपल बनेंगे, आपको इन्हीं सब चीजों को तो मैनेज करना है। तो आपको इसके बारे में एग्जाम में आए ना आए, हम तो कहते चलो वो पूछने वाले के अप्रोच के ऊपर, लेकिन आपको क्रिस्प के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो तीन चार चीजें जो मुझे लगता है कि क्रिस्प के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, कि ये स्थापित कब हुआ, तो ये 1997 से काम कर रहा है, पहला। ठीक है। कहाँ है, तो अभी आपको दिख ही गया है कि भोपाल में है, तो ये मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेक्निकल कोर्सेज पे ज्यादा काम करता है, जैसे आप देखिएगा, रोजगार निर्माण दैनिक भास्कर में इंडो जर्मन टूल एक वर्ड आता है उस पे, है ना। और चार इसकी एकेडमीज हैं, एक भोपाल में है, एक इंदौर में। मैं ये भी बता देता हूँ, भोपाल, इंदौर, विदिशा, ठीक है, यहाँ पर, और जबलपुर। ये चार जगह से ये ऑपरेट होता है। और इंटरनेशनल भी इसके पास एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो इथोपिया के अदीस अबाबा में। इस तरह से क्रिप्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है। आप अपने स्तर पर भी क्रिप्स से संबंधित क्या कोर्सेज चला रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अकेले खुद नहीं चलाता, कई सारे इंस्टीट्यूशंस की सहायता से चलाता है। जैसे ये क्रिप्स को प्रोग्राम दे दिया, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए दे दिया। किसके थ्रू चल रहा है, तो ये ठीक है, अगर कहा जाए CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत चल रहा है जैसे यहाँ पर। दूसरा, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित ग्लोबल स्किल पार्क में सिविल वर्क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए निम्न में से किस एक प्रोजेक्ट को पार्टनर बनाएगा। पहले ऐसे समझ लीजिए कि ये मेन जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल स्किल पार्क का, ये तो सिंगापुर की सहायता से डेवलप हो रहा है। अब इसका नाम संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क हो गया, ये भी याद रखें। और इसमें चार जो है वो, अगर कहा जाए, पार्टनर है। इनका फुल फॉर्म आप अपने स्तर पे इंटरनेट से ढूंढिए, जैसे ITEES क्या है, TCS तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, PWC क्या है ये आपको अपने स्तर पे पढ़िए। और है MPHIDB, यानी मध्य प्रदेश हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। ये एग्जैक्टली जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, उसमें ये चार पार्टनर हैं।
उसके थ्रू ये पूरा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है यहाँ पर, यानी इसमें पार्टनर इनको बना रखा है कंपनियों को। जैसे रोजगार देंगे तो कहाँ देंगे, ठीक है, मतलब अगर कहा जाए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या प्रयास करेंगे, तो ये 4 पार्टनर, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन कहीं कुछ शायद आपको बन जाए। और ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सिंगापुर याद रखना है, संत रविदास जी हैं उनके नाम पर याद रखना है, मध्य प्रदेश शासन तो ऐसे ही इतने काम कर रही है अभी, ठीक है, अभी आप प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, है ना, तो ये प्रश्न इससे लिंक होके पूछा जा सकता है। तीसरा है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप एवं इंक्यूबेटर्स की सहायता के लिए कौन सा कथन असत्य है ना, दोनों के लिए अपन ने लिया, महिलाओं के लिए जो है स्टार्टअप तो लिखा है महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 18% की सहायता, बिल्कुल सही है। पेटेंट सहायता है तो 5 लाख रुपए की अधिकतम सहायता, जो भी पेटेंट होते हैं, जैसे हमको लग रहा है कि यार हम कोई एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो 500 जो है वो अगर कहा जाए किलोमीटर पर लीटर चलेगा, मतलब कोई इंजन, तो आपके दिमाग में अगर कोई क्रिएशन है तो एक्चुअल वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको बौद्धिक संपदा कहते हैं। स्किल डेवलपमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत रोल होता है, कम से कम आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट जरूर पढ़ लीजिएगा अपने स्तर पर, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको पेटेंट कराना पड़ेगा। अगर आप जो है अगर पेटेंट करा लोगे तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो फायदा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश जो है वो अगर कहा जाए भी जो है वो अगर कहा जाए कि पेटेंट उन्होंने के लिए सहायता दे रखी है कि हाँ आप पेटेंट कराते तो हम ये आपको सहायता देंगे। जैसे आपको जैसे इसको ऐसे याद करें, आपने कभी भी जो है वो रेडियो टेक्नोलॉजी में वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो नाम है उसके साथ सीधे अगर किसी व्यक्ति का नाम जुड़ता है तो वो जी मार्कोनी का जुड़ता है हमेशा अगर कहा जाए। जबकि आपको आश्चर्य होगा, उसका सबसे बड़ा जो है वो अगर कहा जाए फादर ऑफ रेडियो साइंस के रूप में आप जगदीश चंद्र बोस का नाम याद रख सकते हो। बट बदकिस्मती ये है कि जिस समय जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया, ठीक है, उस समय उनको इतना शायद या तो पता नहीं होगा या वो प्रयास नहीं कर पाए होंगे या हमारे यहाँ संसाधनों का तो अभाव शुरू से रहा, तो वो क्या पेटेंट नहीं करा पाए। और ये पेटेंट जो है वो अगर कहा जाए कि जी मार्कोनी ने करा लिया, तो आज रेडियो वेव्स का नाम जो है वो जी मार्कोनी से जुड़ गया। आज कभी भी अगर कहा जाए, कोई पूछता है कि रेडियो वेव्स जो है वो अगर कहा जाए कि फर्स्ट रेडियो वेव्स के ऊपर किसने काम किया, तो हर आदमी जी मार्कोनी बोलता। बट आप जेसी बोस को याद रखें, तो जो उस समय की गलती थी आज ना हो, तो पेटेंट सहायता दे रहे कि पैसा नहीं हो तो कम से कम हम अपनी तरफ से सहायता करेंगे, है ना। फिर अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासन नीति विश्लेषण संस्थाओं, ठीक है, यहाँ संस्थान, यहाँ पर ये संस्था भोपाल में है, ये याद रखिएगा, है ना, कोई पूछेगा कहाँ पर है, भोपाल में है। मैं जो भी सुविधाएं हैं उनका हम आपको लाभ देंगे, ठीक है। इंक्यूबेटर्स की क्षमता के विस्तार के लिए 25 लाख, 25 लाख नहीं 5 लाख, ठीक है। अब ये 5 लाख की क्या कहानी है, तो इसके लिए थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको स्टार्टअप पॉलिसी का एक छोटा सा फेस पढ़ते हैं, है ना, तो जिससे अपने को समझ पड़े कि क्या कहना चाह रहा है वो, है ना। तो 1 मिनट इसको रोक। अब ये है हमारे पास स्टार्टअप पॉलिसी 2022, आपको दिख रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट की ओर से और उस मंत्रालय की ओर से। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि जो स्टार्टअप पॉलिसी है वो किसके द्वारा जो है वो 2022 में, मैंने उसका उसमें मेन एजेंसी कौन है ना। तो अब जब इस स्टार्टअप पॉलिसी पे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, जैसे ये अभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी नीचे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम, पहला तो ये आ गया स्टार्टअप जो है वो नीति अगर कहा जाए क्रियान्वयन योजना 2022 सूक्ष्म लघु हो गया। अब अगर हम एक सेकंड इसमें नीचे आएगा अभी, मतलब ये 12-13, तो इसमें देखिए आपको भी अपने स्तर पर इसको पढ़ना है। जैसे ये लिखा हुआ है कि भाई जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके उद्देश्य क्या है, तो आप कम से कम थोड़े उद्देश्य पढ़ लीजिए इसके, क्या क्या उद्देश्यों के लिए स्टार्टअप पॉलिसी को लाया गया। क्योंकि निश्चित रूप से स्टार्टअप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो भी आप स्टार्टअप कैसे स्टार्टअप शुरू करोगे, ऐसे ही कर लोगे मन से, यानी कि कुछ करा नहीं तो भी स्टार्टअप हो जाएगा क्या। स्टार्टअप के लिए कोई क्रिएशन तो होना चाहिए। तो जैसे सपोज किसी बंदे ने आईटीआई से फिटर का काम किया है या वेल्डिंग का किया है, तो निश्चित रूप से वो सरकार के स्टार्टअप का पार्टिसिपेट मतलब उसमें कर सकता है। तो इसमें जब हम नीचे जाते हैं तो अलग अलग तरह से, जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप पूरा मत पढ़ो लेकिन एक बार रफली, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, या इससे पहले जो है वो अगर कहा जाए कि स्टार्टअप जो पॉलिसी थी पुरानी उससे हमने इसमें क्या सुधार किए हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि जैसे ये आपको दिख रहा है जो मैंने कहा कि इंक्यूबेशन उन्नयन सहायता, इंक्यूबेशन के उन्नयन हेतु 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता, किंतु इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रत्येक इंक्यूबेटर को उसकी विद्यमान सीट क्षमता का 20% अतिरिक्त वृद्धि करनी होगी। ये सुविधा इंक्यूबेटर के संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार प्राप्त होगी।
है ना। लीज रेंटल सहायता, यहाँ पर स्टार्टअप्स की लीज के लिए कार्यस्थल पर चुकाए गए प्रतिमाह किराए का 50% अधिकतम 5,000 रुपये। पेटेंट सहायता जो मैंने अभी आपको बोली थी, यहाँ पर अगर कहा जाए महिलाओं को जो है वो स्टार्टअप के लिए अतिरिक्त जो है वो अगर कहा जाए सहायता, जो अभी मैंने बोला। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो बात है, ये आपको याद रखना है ना, ये भी याद रखिएगा। जैसे महिलाओं को स्थापित स्टार्टअप में अतिरिक्त वो जो है वो अभी जो हमने बात करी वो 18% वाली, उसको और देख लो, 1 मिनट के लिए रुको जरा। यहाँ था महिलाओं द्वारा स्थापित 18% और वो अतिरिक्त वाले में 20 का, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आपने पढ़ी ली होगी, इसका एक रिवाइज वो भी आ गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब योजनाएं बनती है तो समय समय पर सरकार क्या करती है, उसमें संशोधन करती है। तो योजना जो है वो प्रारंभ की जो डेट है वो 10 जनवरी, सरकार की वेबसाइट पर है ना, 10 जनवरी 2022 से इसको प्रारंभ कर दिया गया। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 नहीं 12 लाख। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ये जो अगर कहा जाए, हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर एक लाइन पढ़ के चले जाते हैं और उसमें हमको जो है वो नुकसान होता है, जबकि इसकी फाइलें होती हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, उसको अगर आप रीड करोगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के, क्योंकि क्या होता है ना, बिल्कुल बेसिक चीज अब एग्जामिनर ने जो है वो पूछना बंद ही कर दिया आजकल। ठीक है, तो जैसे अगर इसको देखें अपन, ये जो उद्यम क्रांति, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देख, जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संशोधित, है ना। अब इसमें बकायदा जो है वो अगर कहा जाए कि जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो शासन का आदेश था वो 29/11/2021 का था, फिर उसमें 2/8/2022 को, फिर 30/9/2022 को, ऐसे उसमें अलग अलग समय पर क्या किए गए, कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, तो यहाँ जैसे अगर अपन देखें तो ये पहले तो अपने को देख ये पता होना चाहिए कि भाई उसके क्या क्या, तो अभी क्या है कि अपन अगर 2 लाइन में पढ़ेंगे तो नहीं मिले, अगर इसको विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि आयु जो है वो अगर कहा जाए 18 से 40, न्यूनतम जो है वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, जो मतलब अगर कहा जाए ये ओरिजिनल में थी। ठीक है, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक ना हो, ये मूल था। फिर इसमें क्या करा सरकार ने, समय समय पर क्या करा, संशोधन किए। यहाँ पर जब आप नीचे जाओगे तो इसमें जो है वो संशोधन जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये नीचे आप चलते जाओ, ये अब आपको कि हम इतने सारे टॉपिक थोड़ी पढ़ पाएंगे, तो हम भी तो कह रहे हैं कि इतना कुछ जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आपको जो है वो अगर कहा जाए कि आज की स्थिति में, ये सीधे नीचे उन्होंने ये डाल दिया कि अब जो संशोधित है उसमें क्या है। तो अब आपको दिख रहा है कि योजना जो है वो आदेश था 29/11/2021 का, योजना का प्रारंभ लिखा है 10/1/2022। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी, आवेदन की दिनांक को 18 से 45, जो जैसे 40 था अब क्या हो गया 45 हो गया। न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, वहां जो 12वीं थी अब क्या हो गई 8वीं हो गए। आय सीमा जो है वो अगर कहा जाए 12 लाख वहां भी थी। तो अगर क्या होता है कि अगर हम पुराना ही पढ़े हुए चले गए तो एग्जाम में हमारा कचरा हो जाना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया अरे साला 12वीं था और यहाँ 8वीं हो गया ना, तो अपडेट रहना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये 18 से 45 हो गया, 8वीं हो गया, 12 लाख रुपए आय हो गई। ठीक है, पात्रता के लिए क्या क्या होगा, ये इसके अंदर वित्तीय सहायता हम कैसे देंगे सब, फिर मतलब बाकी तो जो है अगर कहा जाए बहुत सारी चीज। तो इस तरह से ये प्रोविजन है जो एक मैंने लिया वो भी यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमिता समस्याओं विषयों की समीक्षा हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर और आवश्यकता अनुसार जो है वो समीक्षा की है। तो कलेक्टर हो गया, सी हो गया, जिला पंचायत का आयुक्त, नगर निगम हो गया, ऐसे उन्होंने एक कोर कमेटी बना दी। इस तरह से आपको योजनाओं में जब भी कोई योजना बन रही तो उसमें अगर समय समय पर अगर सुधार हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, तो वो संशोधन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो फिर जो है वो समस्याएं जो है वो उसमें होती हैं। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, ठीक है, अगर कहा जाए इंफ्रानेट, केंद्र के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा। देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक टॉपिक है आपका, और मैं आपको ये बता दूं सभी लोगों, लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है और यूनिट 3 के अंदर है, आप पब्लिक एड के अंदर जितनी थ्योरीज होती हैं, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेना। जैसे पोस्ट कार्ड की थ्योरी, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, ये कोई भी पबेट की बुक में कोऑर्डिनेशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, लीडरशिप हुआ, ठीक है, और जो ट्रेनिंग हुआ, इनके मॉडल पढ़ ही लेना। क्योंकि ये मान के चलना कि उसमें से कोई कुछ, जैसे लाइन और स्टाफ वो पूछेगा, ठीक है, मतलब लाइन एजेंसी क्या होती है, स्टाफ एजेंसी क्या होती है, ये पूछ सकता है वो क्वेश्चन आपसे।
या वो हो सकता है कि आपसे जो है वो अगर कहा जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई मॉडल पूछ ले, जैसे पोस्ट कार्ड भी पूछ ले कि भाई पोस्ट कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें बताइए, ठीक है, या साइंटिफिक मैनेजमेंट की कोई थ्योरी पूछ ली, ठीक है, कि क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ऐसे। अब ये जो प्रश्न है इसको समझो एग्जैक्टली क्या, गवर्नमेंट का जितना भी ई कंटेंट आज गवर्नमेंट का उपलब्ध है, जैसे मान के चलो मुझे सॉर्ट, अभी एक सिंपल सा लॉजिक है ना, आपको सॉर्ट एनालिसिस एक टॉपिक है, अभी लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, उसको अगर मैं सरकारी वेबसाइट पर ढूंढूं कि यार सॉर्ट एनालिसिस के बारे में सरकार ने कोई आर्टिकल लिख रखा है क्या, कोई आर्टिकल लिख रखा है, तो मुझे, ठीक है, ये इन्फ्लुनेट नेटवर्क पर ही जाना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये उसी नेटवर्क पे जाना पड़ता है, ये गांधीनगर में है, मेनली जो इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में है, और ये पूरा एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, भारत के सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो सब इससे जोड़ दिए सरकार ने, तो वहां से मुझे उसकी फाइल मिल जाएगी ना। जैसे इसका जस्ट सिंपल है कि अगला क्वेश्चन जैसे ये आ गया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम कौन सा मॉडल यूज नहीं करते, सॉर्ट एनालिसिस है, ठीक है, सेनॉन वीवर मॉडल है, पेस्टल मॉडल है, और पेट्रोल 5 जो है वो मॉडल है। तो पहले तो इसी को, इसी से मैं लिंक करूंगा उसको, जो सेनॉन वीवर है ये तो कम्युनिकेशन मॉडल है, इसका इस्तेमाल संचार में किया जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कम्युनिकेशन का मॉडल है, हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे मान के चलो, मेरा जैसे मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था ना कि यार मुझे सरकारी आंकड़ा ढूंढना, मतलब प्राइवेट तो मतलब इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, अब मुझे ये देखना है कि गवर्नमेंट के पास ने जो कंटेंट डाल रखा है वो क्या है। तो जैसे स्वॉट एनालिसिस के लिए ही मैं गया, तो मैंने क्या करा कि सीधे जो है वो इन्फ्रानेट की वेबसाइट फॉलो करी, और वहां से एक फाइल जो है वो डाउनलोड कर ली। मैं सीधे डाउनलोड करे हुए हूं अभी, क्योंकि फिर मैंने कहा अभी इंटरनेट पे जाता सर्च करता डाउनलोड करता, तो मैंने डाउनलोड करके रखी आपकी, और वो फाइल मैं सीधे आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो आपको जो ये दिख रहा है ना यहाँ पर, अगर कहा जाए ये ई पाठशाला, ये वहीं से उठाया, ये जो है गेटवे ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ई पाठशाला पे मैं चला गया। अब इसी के ऊपर मुझे ये बकायदा पूरा एक आर्टिकल मिल गया शॉर्ट एनालिसिस का, ठीक है, इस आर्टिकल में बकायदा ये बताया गया है कि भाई शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, कब से उपयोग में आ रहा है, बिजनेस पॉलिसीज में कैसे है, इसके साथ और कौन से मॉडल यूज किए जाते हैं। इसमें चार बातें जो है वो जाने, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, उन चारों में क्या अंतर है, कैसे हम किस चीज को स्ट्रेंथ मानेंगे, किसको हम वीकनेस मानेंगे, कहाँ इसका यूज किया जा रहा है, वो पूरा इन्होंने अच्छा एक आर्टिकल पूरा छाप रखा है। और इस आर्टिकल से ही मैं अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तो इसको भी फॉलो करूंगा, नो डाउट, अगर कहा जाए कि मैंने भी अगर जो टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन बनाए तो इसमें इसका कंटेंट उठाया ही होगा। तो यहां पर अगर कहा जाए कि इसमें मुझे ये पता चला कि इस मॉडल में और कौन सी चीजें जो है अगर कहा जाए, चीजें इससे जो है वो जुड़ सकती हैं। खाली शॉर्ट एनालिसिस अगर मैं इंटरनेट पे आऊँ तो 2 लाइन का मिलेगा, लेकिन अभी आपको मिल गया मुझे कि G9 सेल मैट्रिक्स, तो पता चला अच्छा ये भी शॉर्ट एनालिसिस से जो है वो अगर कहा जाए कि जुड़ा हो सकता है, इसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। कर्व एनालिसिस, उसकी एक स्टोरी मिल गई। लाइफ साइकिल एनालिसिस जो है वो मुझे मिल गया यहाँ पर, है ना। तो ये जो कॉम्पिटिटिव जो है वो अगर कहा जाए फोर्सेस मॉडल, ये सब उस एक टॉपिक का हिस्सा है, केवल और केवल SWOT शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है, उसके अलावा और कहीं नहीं है। अभी ये इंटरनेट पर आप चले जाओ, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज के लिए, आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो करोगे 4 8 10 लाइन से ज्यादा नहीं मिलेगा, केवल वो यही बोलेगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और सबको ये समझ पड़ता है कि यार स्ट्रेंथ में क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी में क्या आएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा, इंटरनल, उसमें आप टॉपिक देखो ना, 3rd यूनिट में क्या लिखा, इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदर। यहाँ पर अगर कहा जाए कि क्या क्या चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएंगी, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया, ये पूरा जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से, ऐसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमको समझ पड़ गया कि क्या क्या होंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस, इसका कहाँ यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, ये सब, मतलब ये मैंने जैसे जो है वो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ जो है वो अगर कहा जाए कि आपकी लोकेशन अच्छी है, ठीक है, सही जगह पर है, तो आप बढ़िया हैं, ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, ISO क्वालिफाइड सर्टिफाइड सिस्टम है, जैसे अभी मैंने क्रिस्प का बताया था, उसमें देखा था ISO सर्टिफिकेशन था उसका, तो लोगों का फेथ जो है वो बढ़ जाता है। तो ये आप सोचो कि ये मुझे कहाँ से मिला, ये उसी ऑनलाइन जो है अगर कहा जाए लाइब्रेरी सिस्टम जो गवर्नमेंट ने बना रखा है मेरे और आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर जो है पूरा आर्टिकल है, और छोटा मोटा नहीं, अच्छा आर्टिकल है, और आपके मतलब अगर एक टॉपिक है तो उसके हर आंसर को देने के लिए मतलब परफेक्ट है, मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन बन सकता है तो सभी कुछ इसमें उसने डाल दिया। तो ऐसे इसीलिए मैंने उसको जो है वो इसी के साथ जो है वो जोड़ा। चलिए इसी में आगे देखते हैं दूसरा उसका जो क्या था, मतलब ये आपको समझ पड़ गया, ऊपर और नीचे 2 क्वेश्चन को क्लिक करा मैंने इससे। तो ये तो मैंने अब आपको ये पहला मॉडल तो बना दिया। तो स्टिल एनालिसिस के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब हम
किसी मतलब मैनेजमेंट ग्रुप से जोड़ते हैं, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं जिन्हें इसको अगर अपन फुल फॉर्म देखें तो पहला हो गया कि पॉलिटिकल, पॉलिटिकली अगर साउंड है तो अच्छी बात है ना। दूसरा क्या हो गया, इकोनॉमिकल, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, सोशल। चौथा क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल, है ना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, है ना। टी से हो गया टेक्नोलॉजिकल, लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हो गया यहां पर अगर कहा जाए एल से लीगल, ये लीगल हो गया। और ई से हो गया एनवायरमेंटल, यानी पर्यावरण। इतने फैक्टर आपके बिजनेस के ऊपर असर डालते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो जनरल मैनेजमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक आपको रखा गया थर्ड यूनिट के अंदर, मैंने बार बार आपको ये चीज बोली है कि अगर आप उसमें पबेड वाला वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी एग्जाम में, क्योंकि जितना दिख रहा है वो वैसा नहीं है। उसमें आपको सब मॉडल पढ़ना पड़ेंगे, पोस्ट कार्ड वगैरह वगैरह स्टडी कर लीजिएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और हेल्प कर देता हूँ कि जो पटवारी व्यापम में जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन था, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं पहले, या व्यापम की वेबसाइट पे मिली जाते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो आपको शायद उससे भी काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, एक पूरा के पूरा एक मॉडल की डेफिनेशन के अंदर आ गया है इसमें। मतलब तो अब क्या पूछ सकता है, वो ये पूछेगा कि PSTLE जो है वो अगर कहा आ जाए एनालिसिस मॉडल में, ई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, मतलब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वो आपसे जो है वो पूछ सकता है। वो उसके ऊपर है कि जो है वो क्या जो है वो अगर कहा जाए मतलब अगर कहा जाए लिंक करेगा। सेम अगर कहा जाए कि जस्ट नीचे वाला है जो पोर्टर जो है वो 5 फोर्सेस एनालिसिस, इसमें भी 5 चीजें हैं जो एग्जैक्टली क्या होती हैं कि किसी बिजनेस मॉडल को असर जो है वो डालती है, या कोई भी जो है अगर कहा जाए जो बिजनेस मॉडल होता है वो उसी के ऊपर जो है वो निर्भर होता है। वो अगर अब यहाँ पर क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला कि भाई मैं हर एक चीज तो नहीं बता सकता, ठीक है, वो तो मेरे लिए भी कठिन है। लेकिन मैं आपको एक लिंक करने की कोशिश करता हूं कि कम से कम आप, जैसे यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है SWOT, शॉर्ट एनालिसिस, आप वहीं तक अपने आप को कुएं का मेंढक ना माने। उस मॉडल से जुड़े हुए मूल मुद्दे यहाँ पर अगर कहा जाए कि उनको भी जोड़ना है। जैसे अगर कहा जाए ये पोर्टर्स 5 के अंदर जो है कॉम्पिटिटिव जो है वो अगर कहा जाए हमारा रिवेल कौन है, हमारी सप्लाई पावर कौन है, हम बायर हमारी पावर कैसी है, ठीक है, न्यू एंट्री में हम क्या काम करेंगे, थ्रेट हमारे लिए कौन कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर बकायदा ये पूरा के पूरा एक मॉडल जो है वो काम करता है। आप ढूंढोगे मिल भी जाएगा, आसानी से मिल जाते हैं। इंटरनेट, आज इंटरनेट के ऊपर हर चीज उपलब्ध है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें से कौन सी चीज हमारे काम की है, ये बड़ा कठिन है। हमें वो पता होना चाहिए, वो नहीं तो फिर हजारों चीजों पर जाएंगे तो भटक के रह जाएंगे इधर उधर, है ना। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं तीनों मॉडल यहाँ। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। अब ये प्रश्न मैंने क्यों रखा है ये भी बता दूं आपको। एक टॉपिक है मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा 1961 का, 65 का, 66 का कौन सा, वो कहीं लिखा ही नहीं उसने, ठीक है। तो एक्चुअल जो है अगर कहा जाए इसमें बड़ा उलझन है। अब क्या होता है, कई बार बच्चों वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये रूल कब बना। तो जैसे सिविल सेवा जो है वो जनरल कंडीशन और सर्विस रूल 1961 में बना। फिर जो है वो अगर कहा जाए सिविल सर्विस जो कंडक्ट रूल था, आचरण, कि भाई एक सिविल सर्वेंट के क्या आचरण होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा आचरण में बता देता हूँ कि आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार नहीं करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बात नहीं रखना है, कोई घूस नहीं लेना है, अपने परिवार के व्यक्ति को जो है अगर किसी पद तक ले जाने में किसी की सहायता जो है वो नहीं करना है, अपने नाम से कोई बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। ये सब जो है वो सिविल सर्विस कंडक्ट में आते हैं, आचरण में कभी आप पढ़ेंगे। तो ये आचरण हो गया, ठीक है। वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील, आपके खिलाफ केस होगा तो अपील कैसे करोगे, ठीक है। सिविल सेवा पदोन्नति नियम ये 2002 के हैं, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, 2002 में ये आए, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आप कहोगे सर हमारा भी मन है कि हम यहाँ जाएं, कहाँ जाएं, तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। आप देखिए, इतना तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन रफली मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपको मिलेगा कहाँ। जैसे आपका मन कर गया कि सर मुझे भी ये रूल देखना है, कि सर ये मुझे रूल मिल ही नहीं रहे, तो आप कहाँ जाके जो है देखोगे। तो उसमें कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, एक वेबसाइट दिखा। देखिए मेरे में तो बुकमार्क बना हुआ है, इसलिए मैं खुद तो टाइप नहीं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं ऊपर आपको दिखा भी दे रहा हूँ। GD.MP.gov.in करना है आपको। एक मध्य प्रदेश शासन की सामान्य प्रशासन विभाग की एक वेबसाइट लिंक होगी। इसमें विभाग द्वारा जो भी नियम है अब तक के, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, जो आपके टॉपिक में भी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का।
इसमें जब आप नीचे जाओगे, ऊपर है अधिनियम, वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, वो कोई काम के नहीं, अपने अधिनियम कोई काम नहीं आना, अपने को नियम काम के हैं। तो नियम में जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियुक्ति परिसीमन विनियम 1957, मध्य प्रदेश लोक सेवा सामान्य शर्त 1961, मध्य प्रदेश सिविल सेवा सामान्य शर्त, ऐसे ये नियम है। अब जैसे सिंपल सा लॉजिक, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल एमपीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य, जिनने दिया होगा पीएससी का पेपर। तो अगर ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम 1973 में क्लिक करूं, ये खोला मैंने, अगर ये देखूं, ये 2005 तक अपडेट है, अगर इसी को मैं यहाँ पर नीचे ले जाऊं तो इसमें बकायदा जो है वो अगर कहा जाए, लिखा हुआ है कि सदस्यों की संख्या आयोग में 5 से अनधिक सदस्य होंगे, यानी मैक्सिमम 5 सदस्य होंगे। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को आयोग का अध्यक्ष, यानी वही 5 सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष का कोई अलग से पद नहीं होगा, जो सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को हम अध्यक्ष बना देंगे। अब ये यहां पर हमको मिल गया। ऐसे ही हम जो है अगर कहा जाए, जैसे वर्गीकरण नियंत्रण अपील, तो यहाँ चले जाएं तो इसमें हमको पता चल जाएगा यार वर्गीकरण नियंत्रण अपील के तहत क्या क्या चीजें। जैसे मैंने एक सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा था इससे पहले के एग्जाम में, यानी इससे पहले वाले वीडियो में, कि भाई जो सेवाएं हैं उनको कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। तो 4 तरह की है, राज्य सिविल सेवा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। हिंदी इंग्लिश का भी झंझट नहीं है, क्योंकि हर एक पेज के नीचे इंग्लिश का लगा हुआ है, तो आप अपने फेवर का पेज। बट प्रश्न ये है ना, पूरा नहीं पढ़ पाओगे, तो इसमें से एलिमिनेट करना सीखो कि क्या आ सकता है। तो ये इस तरह से जैसे यहाँ पर आपको डले हुए हैं पूरे, ठीक है, और ये अपडेटेड है, मतलब जैसे बेसिक अगर कहा जाए कि इसको अपडेट करके जो है वो चीजों को दिया गया। जैसे इसी में मैंने एक प्रश्न पूछा है, मैं सीधे वही प्रश्न पे ले जाके आपको ये चीज दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मान के चलिए, मैं पहले नीचे दिखा देता हूँ। मैंने एक प्रश्न इसमें उठाया है आप ही के लिए, ये मध्य प्रदेश, ये पहला प्रश्न इसी से लिंक करा है, तो इसलिए मैंने कहा इसको करा देता हूं तो समझ पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 में 14 जुलाई 2023 को किए गए संशोधन के बाद किसी शासकीय सेवक को इन नियमों के अधीन सस्ती आरोपित करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र कैसे जारी किया जा सकता है, मतलब उसको शो कास्ट नोटिस देना है, कैसे देंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट हो गया, इससे ज्यादा अपडेटेड तो कुछ हो ही नहीं सकता। 14 जुलाई का, और एग्जाम वाले का को तो दिमाग है, पता चले यही पूछ लेगा आपसे। तो इसका आंसर है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। अब हम इसी को क्रॉस चेक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ गए, पहले हमने 66 का नियम खोला। अब 66 के नियम में ये दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 66, यहाँ पर ये संशोधन डला है, इसको क्लिक कर दिया मैंने। अब जैसे ही संशोधन क्लिक किया तो 14 जुलाई 2023 का संशोधन आ गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 में जो प्रदत्त शक्ति है उसके तहत राज्यपाल ने किया। और बकायदा नीचे वो क्या लिख रहा है कि राज्य शासन, ठीक है, राज्य शासन शासकीय सेवकों को ऐसे प्रवक्ता के विरुद्ध जैसा कि शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए, इन नियमों के अधीन सस्ती जो है वो आरोपित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कारण बताओ जो है वो सूचना पत्र जारी किया जाने अनिवार्य कर सकेगा। मतलब अब जो है वो अगर कहा जाए पोर्टल के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पर ये है 14 जुलाई का, मतलब इस तरह। अभी क्या हो रहा है, अपन अब सोचें, कई बार बच्चों का मन क्या होता है कि सर हमें नोट्स मिल जाएंगे। अरे किस नोट्स में ये 14 जुलाई का अपडेट मिलेगा? सोच के देखो ना। आपको चीजों को जोड़ना सीखना पड़ेगा, अगर आप जोड़ोगे नहीं तो आपका मतलब एग्जाम में जो है वो धराशायी हो जाते हैं। फिर लग रहा है हाँ तुक्के से तो जा सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट तो पता होना चाहिए। अब इसमें अपने को 2-3 क्वेश्चन मिल गए। पहला कि साहब ये सबसे लेटेस्ट 14 जुलाई को अमेंड हुआ। फिर उसके बाद ये मिला कि साहब ये आर्टिकल 309 के तहत ये रूल बनाए गए। ठीक है, रूल का नाम जो है वो मध्य प्रदेश सिविल जो है वो सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1966 है। ठीक है, ये चीज, ये सब मैंने आपकी टेस्ट सीरीज में इसीलिए इसी तरह से शामिल किए। कई बार ये बच्चे कहते हैं कि सर 850 रुपये आप ज्यादा ले रहे हो, आप टेस्ट सीरीज लेते तो आपको समझ पड़ता। एक एक क्वेश्चन को चुनने में जैसे मैं आपको यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ भी उतना ही ईमानदार है, वहां भी मैंने उतनी ईमानदारी जो है बरती है। और जो है वो मतलब कट पेस्ट कुछ नहीं होता, सोचना पड़ता है, अप्रोच लगाना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर के अप्रोच से मैच करना भी आज के समय में चैलेंजिंग इशू हो गया है। ओवरऑल यहाँ तक हमारी कहानी आ गई, मतलब सबको क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने आपको बता दिया। अब आप किसी पे निर्भर ना रहें कि साहब मैं कहाँ से डाउनलोड करूं, आप खुद जो है वो इसमें से 2-3 नियम अपने स्तर पर एक बार रफली जो है वो उसको रीड कर लीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन जो है वो पकड़ में जो है वो आ जाएंगे। वापस आ जाते हैं जहाँ छोड़ा था यहीं से। अगला, ये यहाँ तक तो हो गया था अपना, है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए।
अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में कौशलगत और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में दिए गए प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान नहीं? पहला, 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए, है। दूसरा, अगर कहा जाए कि सतत विकास लक्ष्य के टारगेट 4.1 के अनुरूप भारत 2030 तक उद्यमिता, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करे, नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 20 में व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान। ये तो सब सही। अब ये 4.1 क्या है? अब यहां भी आश्चर्य की बात है, देखिए, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं ना, एसडीजी, तो हम उसको 4 ही याद रख के चले जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, हर गोल के टारगेट हैं, खाली गोल से काम नहीं चलेगा। तो टारगेट अगर आप चुके हैं तो टारगेट क्या है? 4.1 बाय 2030। ये केवल प्राइमरी जो है वो अगर कहा जाए और सेकेंडरी एजुकेशन से, ये अभी आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप वोकेशनल एजुकेशन की बात करो। सेकंड वाले में आपको दिख रहा है गर्ल्स एंड बॉय के लिए जो है वो बात है, ये भी अपने लिए काम का नहीं। ऐसे ही अगर आप नीचे देखोगे तो थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में लिखा है बाय 2030 इंश्योर द इक्वल एक्सेस टू ऑल वुमेन एंड मैन, अफोर्डेबल क्वालिटी टेक्निकल वोकेशनल एंड टेरिटरी एजुकेशन। ये मोस्ट आईएमपी ये पढ़ा कि भाई जो भी वोकेशनल प्रोग्राम सरकार चलाए, जो भी चलाए, उसको इस नजरिए से ना चलाए कि ये लड़कों के लिए होगा या लड़कियों के लिए होगा। एक जमाना था कि कहते थे ना कि यार बेल्डिंग का काम केवल लड़के करें, फिटर का काम केवल लड़के करें, ठीक है, मैकेनिक का काम केवल लड़के करें, गाड़ी सुधारने का काम केवल। अब गया वो जमाना, अब हम नए एज की ओर हैं। आज महिलाएं जो है वो फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, उनको रिपेयर भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। तो अब हमको जो जो अगर कहा जाए कि जो इक्वल एक्सेस लाना पड़ेगा, तो ये 4.3 में था, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेम अभी जो मैंने पूछा है वो है सस्टेनेबल इंक्रीज द नंबर ऑफ यूथ एडल्ट हु हैव रिलेवेंट स्किल इंक्लूडिंग टेक्निकल वोकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर। तो ये दोनों अपने को याद रखना। वहां क्या पूछेगा उसके ऊपर है कि वो हो सकता है इसको ढूंढ ले। मतलब एग्जाम सेटर का दिमाग है वो, देखो ऐसा है, आप ऐसे समझना, उसको एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन ढूंढना है, और वो अभी ढूंढ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, उसको 10 ही क्वेश्चन चाहिए और ढूंढ रहा है, वो जो सर्वश्रेष्ठ मिलेगा उसको आपके ऊपर थोप देगा। तो वो ढूंढ रहा है तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि कम से कम सरप्राइज ना हो जाएगा, अरे सारा पढ़ा ही नहीं आज तक कभी जो है का नहीं आया। लेकिन आपको कम से कम एक चीज ये तो समझ पड़ी कि केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल को खाली रीड करने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर आपको अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा। ओवरऑल विश्व बैंक के सहयोग से संचालित स्किल इंडिया मिशन का ऑपरेशन की अवधि, आइडियल जो ऑपरेशन अवधि है वर्ल्ड बैंक से, वो कितनी है? 1 सितंबर 2017 से 31 मार्च 2023, ये ऑफिशियल वेबसाइट है वर्ल्ड बैंक की। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो वर्ल्ड बैंक ने लगा रखा है, अभी सरकार एक्सटेंड कर दे वो उनका मुद्दा है, 1 सितंबर 2017 से 31 मार्च 2023 तक चलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर अगर कहा जाए ये स्टार्ट डेट एंड डेट, तो ये वर्ल्ड बैंक की ही स्किल इंडिया मिशन जो है वो, और वो प्रधानमंत्री स्किल इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, वो सब उसके लिए फंडिंग इसी के थ्रू आ रही है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। कोई पूछेगा कि जो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है, ठीक है, उनमें जो है वो फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो आप ये बता सकते हो कि ये सब वर्ल्ड बैंक से ही फंडेड है प्रोग्राम जो है वो बकायदा। अगला है कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विभिन्न चरणों तथा उनसे लाभान्वित उम्मीदवारों के लक्ष्य के संबंध में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बिल्कुल पीआईबी का लेटेस्ट अपडेट है, 3 महीने पुराना। इसमें उन्होंने क्या करा, फेसेस बता दिए कि जो फेस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का फेज 1 शुरू हुआ था 15-16, 24 लाख टारगेट रखा था, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए ये बकायदा यहाँ पे लिखा है लाख में, ये 24 टारगेट था, ये अचीव कर लिया। फिर उसके बाद जो सेकंड फेज था, थर्ड फेज था, ऐसे ही ये याद भी रख सकते हो कब से कब तक कौन सा फेज है। फोर्थ फेज अभी है, सरकार उस पर काम कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन IR 4.0 पर काम होगा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट कितना लोग उससे एम्प्लॉयड किए जाएंगे, कितने लोगों को स्किल्ड किया जाएगा, अभी सरकार ने कहीं कोई आंकड़े जो है वो नहीं रखे। तो ये वाला तो अभी सरकार के है ही नहीं। फेज 3 हमारे पास है, इससे 132 लाख लोग आए, टारगेट है, उसकी जगह जो है वो, मतलब ये सक्सेसफुली मान लो ना। सक्सेसफुल क्यों मान रहे हैं कि यार आपने सोचा कि हमने इतना लोगों को जो है वो इससे जोड़ना है, और आपने उससे ज्यादा जोड़ ली। तो आप कोई चीज अगर सरप्लस होती है तो वो मतलब अपने रिजल्ट में कन्वर्ट हो, यानी वो सक्सेसफुल है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे अब इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 पूछ ले,
2.0 पूछ ले, 3.0 पूछ ले, कब से कब तक ये पूछ ले, कोई भरोसा तो है नहीं। फिर है MSDE के मार्गदर्शन में कोएस्टेट, ठीक है, अलायंस टीम के सहयोग से विकसित किए गए रोजगार कौशल पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सा लाभ प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, स्व शिक्षण मानसिकता का निर्माण, स्वरोजगार के लिए बैंकों से सहायता, कोविड महामारी के बाद दुनिया में कैरियर तैयार करना और नए कैरियर के लिए प्रिपेयर कराना। तो बैंकों से कोई सहायता का इसमें स्पष्ट प्रावधान नहीं। अभी आपको लगेगा तो ये बकायदा मैंने इसकी वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जोड़ रखी है, उसी में जो है वो बकाया जो है वो लिखा हुआ है। ये खुद ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं सब, ये ध्यान रखना, PIB के, और इसके सब ढूंढा ढांडी करना पड़ती है आपके लिए। तो MSDE के मार्गदर्शन में क्वेस्ट अलायंस टीम के सहयोग से विकसित नए कौशल पाठ्यक्रम, ठीक है, आज शिक्षा पर्व 2022 राज्य जो है अगर कहा जाए इसमें जो है वो जारी किए गए। इसमें जो है वो जो मैंने 3 बताया वो है। इसमें ये भी बात की गई कि जो 4.0 होगा उसमें जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, इनके ऊपर हम काम करेंगे। चाहो तो आप ये याद रख सकते हैं। यानी आपको एक अच्छी चीज और मिल गई कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसका जो 4.0 होगा, यानी अगला जो चरण होगा, उसमें हम ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझते हो? मतलब आप अमेरिका में बैठे हो और आपके घर में आपको पता चले कि यार AC चालू रह गया, तो आप वहां से बैठे बैठे अपना AC बंद कर सकते हो। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जैक्टली वो विचार है जिसमें हम इंटरनेट का उपयोग अपनी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। आज रिमोट एक्सेस कर लेना किसी चीज को, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, वर्ल्ड के किसी में कोने में बैठे बैठे अपने घर को देखना, उसकी सुविधाओं को एक्सेस करना, उसको अपने तरीके से कंट्रोल करना, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। लेकिन इसके लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी, नहीं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो जीरो है ओवरऑल। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति जो है अगर कहा जाए के प्रमुख उद्देश्यों में किसे शामिल नहीं किया गया। कृषि खाद्य स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार के पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 100% में, इसका आंसर मैं आपको दे दूं 200% कर लेना, बाकी 3 तो आपको याद ही रखना। 200% विकास दर, बाकी तीनों जो है वो स्कूल महाविद्यालय स्तर पर छात्रों में नवाचार, भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में राज्य को उच्च स्थान दिलाना, उत्पाद आधारित स्टार्टअप में वृद्धि करना, ये सब जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, तो ये भी एक है, इसको भी आप देख सकते हो, ये स्टार्टअप नीति के उद्देश्य मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर बकायदा जो है लिखा है कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 200% विकास दर जो है वो प्राप्त करेगा। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार के पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 100% विकास दर प्राप्त करे। ये सब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। मध्य प्रदेश, ये मैं अभी आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, यानी जो शुरू किया था तभी। तो ये मैंने फेज 2 में आपको बताने की, देखो क्या है, मैं अगर 10-15 क्वेश्चन भी कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जाएं कहाँ, क्या नेचर से आप जो है वो काम करें। इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ सभी लोगों को, वो भी आप सभी अब चुकी हैं तो 2 मिनट लगेगा मुझे बताने के लिए। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझिए, मैं 5 मिनट में कुछ चीजें आपको बताता हूँ। जो पार्ट बी है उसमें ये मत सोचिए, जैसे सिविल वाला बच्चा ये सोचता है कि मैं मैकेनिकल का नहीं कर पाऊंगा, या मैकेनिकल वाला सोचता है मैं इलेक्ट्रिकल का नहीं कर पाऊंगा। यहाँ जो सिलेबस डिजाइन किया गया है ना वो टेक्निकल सिलेबस नहीं है, ये आपको बता दूं। एक होता है टेक्निकल सिलेबस, चूंकि आपको हर विषय का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, यानी एक जो पोस्ट है ये, उसमें आपको सिविल का भी बुनियादी ज्ञान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन साइंस का भी बुनियादी ज्ञान हो, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो साइंस का भी बुनियादी ज्ञान। तो बुनियादी ज्ञान का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप इनमें वो टॉपिक जो है वो अच्छे से प्लान कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ठीक है, टेस्ट ऑन वाटर, वेस्ट वाटर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, नेशनल एयर जो है वो क्लीन एयर प्रोग्राम। तो इनको अगर हम तैयार कर लें, ये छोटे छोटे जैसे टाइप ऑफ डैम कैनाल, चलो लग रहा है कि यार अब कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि ये एक प्रोग्राम, तो आप अगर एक कांस्टेबल की भी एग्जाम की तैयारी करता है कोई बच्चा, तो उसमें भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो पढ़ता ही है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन तो पढ़ता ही है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो अगर कहा जाए जैसे सफर ऐप है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ऐसे इसमें हर एक टॉपिक के अंदर, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, क्या हम लैन वैन मैन नहीं पढ़ते? नेटवर्क टोपोलॉजी हम लोग यूज नहीं करते? क्या उनका यूजेस है, कैसे उनको एक्सेस किया जाएगा, राउटर क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, हब क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं, ये हम नहीं पढ़ते? भारत सरकार का जो है वो अगर कहा जाए वाइड एरिया प्रोग्राम जो है वो अगर कहा जाए वो स्वान, SW है स्वान, क्या हम नहीं पढ़ते?
कब से काम कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये हम नहीं पढ़ते। मॉसफेट क्या हम नहीं पढ़ते। एक नॉर्मल कंप्यूटर पढ़ने वाला बच्चा, नॉर्मल भी अगर कहा जाए कि उसको भी ये सब टॉपिक अपने पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चला जाएगा तो जब अगर कहा जाए कि कुछ हो जाए, उसे भी पढ़ना पड़ेगा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, क्या होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, क्या रोल है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए सोर्स क्या होता है, ठीक है, गेट क्या होता है, उसका ड्रेन क्या होता है, ये बेसिक अगर कहा जाए आपके क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी एमपीपीएससी के प्री में क्वेश्चन आ गया था। अब आपको सोचो कि उसमें ही वो टनल डायोड वगैरह के क्वेश्चन तो उसने पूछ लिए, जबकि क्या वो टेक्निकल पेपर था, नहीं था। तो हर यूनिट में आप जाओ, मैं कोशिश करूंगा एक दो दिन में एक छोटा सा एक रिव्यू कर दूंगा कि क्या क्या आपको जो है वो मतलब बेसिक चीजें जो है वो तैयार कर लेना चाहिए इन सब यूनिट्स में। तो उसमें हेल्प मिल जाएगी। ऐसे आप हर यूनिट में देखोगे तो लगभग 30-40% ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है। कॉमन मतलब अगर कहा जाए सभी के लिए ओवरऑल। तो ये इतना आपको याद रखना है। बाकी आखिरी, अगर आप में से किसी को लगता है टेस्ट सीरीज, तो देखिए पहले मैं टेस्ट सीरीज में बता दूं, पार्ट ए के तो 25 टेस्ट हैं। और अभी इसमें मैंने टोटल देखा था कि 32 टेस्ट का मैं बोल रहा था, लेकिन 40 तो अभी दिख रहे हैं मुझे। पार्ट बी में यूनिट 1 to 4 के जो टेस्ट है ना, हर एक टेस्ट 50 क्वेश्चन का है। टोटल 8 टेस्ट होंगे और 2 फुल लेंथ के, 10 टेस्ट होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो साफ सुथरी सी बात है। यानी अगर मोटा मोटा माने तो एक मतलब पार्ट बी के अंदर यूनिट 1 to 4 के 8 टेस्ट हैं, 5 अट्ठे 40। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये 400 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन लगा है। उसको अगर इमेज करेंगे, एग्जाम में कितना आएगा गॉड नोज, लेकिन कम से कम आपकी एक अप्रोच जनरेट हो जाए। इसमें एक और यूनिक चीज मैंने करी है, जो पार्ट ए के टेस्ट है उनको मैंने बायलिंगुअल बनाया है, जबकि पेपर जो है वो इंग्लिश में ही आएगा। उसके पीछे का तर्क है कि कई लोगों की इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड नहीं होती। अगर इन क्वेश्चंस को वो देख लेंगे, बायलैंग्वेज में समझ लेंगे, तो वहां आंसर तक जाने में थोड़ी सी सरलता हो जाएगी या सहजता हो जाएगी, आप उसको समझ पाओगे, है ना। इसके साथ मैंने 5 क्लास का बोला है, तो 5 तो मिनिमम है। अब परिस्थिति बन गई तो 6 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ। 850 रुपये अभी इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे आपको जो है वो बकायदा इसका ऑफर है 150 रुपये का। अभी 2 दिन आप अवेल कर सकते हैं इसको। और मुझे लगता है कि आप निराश नहीं होंगे जब इसको लेंगे। तो इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, हेल्दी है, और हमारी अप्रोच पे है। आप इसको ऐसे समझिए, जितने क्वेश्चंस अभी आपको दिख रहे हैं जो मैंने अभी आपके लिए चुने हैं, वो क्वेश्चन कहीं कट पेस्ट नहीं है, वो क्वेश्चन अप्रोच बेस्ड है। तो उसी अप्रोच के ऊपर ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के लिए कुछ नहीं करना है, एंड्रॉइड है, आईएसओ है। जब भी आप अगर आईएसओ पे ढूंढ नहीं पा रहे हैं को, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ हाँ ये है कि ये ऐप जो है वो आपके कंप्यूटर पर एक्सेस नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। टैबलेट पे कर लीजिए, मोबाइल पे कर लीजिए, वो एक्सेस तो नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। ठीक है, ये 100 विद्यार्थियों के लिए कूपन था, ये अभी एक्सटेंड कर दिया है, अभी भी इसको यूज कर सकते हैं। Freedom 77 नाम से कूपन दिखेगा अभी आपको, अगर जैसे एक्सेस करेंगे तो। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो नीचे आपको इस तरह से स्टोर मिलेगा। जब ऐप डाउनलोड करो तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, स्टूडेंट और पेरेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल बनाइएगा, तो ये स्टोर ऑप्शन पे चले जाइएगा। स्टोर पे आपको जो है वो ये कोर्स दिखेगा इस तरह से। ये पुराना बना हुआ है इसलिए इसमें अनपब्लिश दिख रहा है, वहां से इसको एक्सेस कर लीजिएगा बकायदा। और अब ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो 150 रुपए का ऑफर ही यूज नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं, जैसे कोर्स पर जाओगे, नीचे अवेलेबल ऑफर दिखता है, अगर आप उस पर क्लिक नहीं करोगे तो आपको वो 150 रुपीज का यूज लाभ नहीं मिलेगा। उसमें मैं आपकी कोई सहायता कर ही नहीं पाऊंगा। क्या आप सोचोगे मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊं, तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इस तरह से ले सकते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, ईश्वर करे कि खूब मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ, और जो बन सकता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी।